Good morning students. Today we are going to start chapter 3 of civics, how the state government works. As you are seeing the chapter of your book, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो अभी जो है हम सिर्फ स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। मींस अगर हम उत्तराखंड के इलेक्शंस की बात करें तो हम किस अथॉरिटी को थ्रू वोट चूज़ करेंगे, वो है हमारे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारी पूरी स्टेट का जो काम है वो देखती है। तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि 2 फ्रेंड्स हैं, 2 गर्ल्स हैं जो ये बात कर रही हैं कि हमारे एरिया में पानी की जो है वो शॉर्टेज है और लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे जो टैंक्स हैं वो वाटर सप्लाई के आ रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और लोगों में डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आगे जाके उन्होंने न्यूज़ देखी टीवी में कि न्यूज़ चैनल पे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरिया के कारण मर रहे हैं। तो वो डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करते करते वो लोग अपने आगे रास्ते पे जा रहे हैं। तो उनको एक पुलिस लेडी हैं, उन्होंने रोका कि आगे जो है लोग एमएलए के घर के बाहर भीड़ लगाए हुए हैं, उनके घर का घेराव करे हुए हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि एमएलए ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उसके घर को घेरे हुए हैं। तो पुलिसमैन एक मतलब उनको मजाक के तौर पे बोलती हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए लोगों ने उनका घेराव किया है। मीन्स एमएलए जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया की काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे कुछ भी काम करना है तो एमएलए उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कर रहा है तो लोग उससे खुश होंगे, दोबारा उसको इलेक्ट करेंगे। अगर नहीं कर रहा तो लोग उसके लिए कंप्लेंट भी करेंगे और दोबारा उसको इलेक्ट ना भी करेंगे। तो इस तरह से एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि एमएलए होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है। तो किसी भी स्टेट को रन करने के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कुछ स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की होगी। काउंसिल इंडिया में फ्यू स्टेट्स की ही है। तो अभी हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हर स्टेट की मतलब उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या फिर उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी असेंबली का साइज़ होगा। जैसे अगर हम बात करें यूपी एरिया में बहुत बड़ी स्टेट है तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश का। तो उसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें 68 सीट्स हैं। मतलब 68 लोगों को हम इलेक्ट करके एक लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे जो अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मींस उस स्टेट को, पूरी स्टेट को रन करने में हेल्प करेंगे। तो उसके बाद वो जो हम इलेक्शन होते हैं, जो हम वोट डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किसी भी पार्टी का जो एमएलए है वो कहीं से भी जीत सकता है। जैसे 68 मेंबर्स थे, 68 एमएलएज जीत के गए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है सब एक ही पार्टी के होंगे या 2 के ही होंगे। कई बार कोई बिना पार्टी के भी, जिसको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल देते हैं, तो वो कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर जीत के आगे जो है वो जा सकता है। अब उसके बाद हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन हेड होगा या किसकी गवर्नमेंट जो है वो रन होगी उस स्टेट में, इट डिपेंड्स किस पार्टी के कितने एमएलएज जो हैं वो जीत के आए हैं। अगर 50% + 1 होता है, मींस मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी मींस हाफ से ज़्यादा। तो अगर 68 सीट्स हैं तो जिस स्टेट की भी 34 सीट्स प्लस कुछ भी नंबर, मतलब 34 तो होनी चाहिए, प्लस चाहे 1 हो प्लस 2 हो, वो जो है वो पार्टी मेजोरिटी में होगी और उसी की सरकार जो है वो बनेगी। तो उसके बाद बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लेके आएंगी वो ओपोजिशन पार्टी बन जाएंगी। चाहे किसी का कितने भी कम मेंबर हो वो भी ओपोजिशन कहलाएगी, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर होंगे वो जो पार्टी है वो मेजर ओपोजिशन का रोल जो है वो प्ले करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हिमाचल का ही एग्जांपल दे रखा है। 2017 में कितने कितने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होके आए हिमाचल के अंदर। जैसे बीजेपी के 44 थे, तो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 थे, सीपीआई 1 कैंडिडेट था। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो मतलब अब इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार, इसको हिंदी में जैसे हम बोल देते हैं, कि इन्होंने किसी भी पार्टी के साथ जुड़ के इलेक्शन नहीं लिया है, तो ये खुद से ही जीते हैं अपने एरिया से।
तो इस तरह से टोटल 68 में से 44 सीट्स बीजेपी की हैं, ऑब्वियसली मोर देन 50% हो गया। तो इनकी जो है वो गवर्नमेंट बनेगी, मीन्स सीएम चीफ मिनिस्टर जो होगा वो इस पार्टी का होगा, बिकॉज दिस पार्टी इज़ इन मेजॉरिटी। तो उसके बाद है कि हमारे जो ये सारा इस पेज पे यही मेंशन किया हुआ है कि किस पार्टी का जो है वो सीएम बनेगा। और उसके बाद जब एक बार सीएम अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद सीएम जो है उन्हीं विनिंग मेंबर्स को कोई ना कोई मिनिस्ट्री जो है वो अपॉइंट करते हैं कि ये जो हमारा एमएलए है इसको हम ये वाली मिनिस्ट्री दे रहे हैं, किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दे रहे हैं, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दे रहे हैं। इस तरह से फिर उसके बाद वेरियस मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें एक आफरीन है, सुजाता है, तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब एक एजुकेशनल टूर है उनका। तो वो अब आज जो है वो जो प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं कि वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली को विज़िट करेंगे। वहाँ पे जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है, डिबेट चल रही है, उसको वो देखेंगे। तो अभी जिस दिन उन्होंने विज़िट करना है उस दिन जो जिस मुद्दे पे बात होने वाली है, डिबेट होने वाली है, तो वो है करंट इश्यूज़। करंट इश्यूज़ क्या हैं? वो वेरियस एमएलए जो हैं, देखो इसमें होता क्या है कि जो भी ओपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है इसको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। तो ओपोजिशन का जो है वो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डेमोक्रेसी में, बिकॉज अगर ओपोजिशन नहीं होगी तो रूलिंग पार्टी को कोई डायरेक्शन नहीं देगा। मीन्स अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत कर रही है तो ओपोजिशन पार्टी जो है वो क्वेश्चन रेज करेगी, और अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी ओपोजिशन वाले जो हैं वो उनको बताएंगे कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको काम करना चाहिए। तो इसलिए हमारी डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब उन्होंने इन बच्चों ने असेंबली विज़िट की तो उसमें एमएलए 1 जो था वो ये कह रहा था कि हमारे गांव में 15 डेथ हो गई हैं डायरिया के कारण, मतलब पानी की कमी है या फिर पानी जो है वो ख़राब क्वालिटी का आ रहा है, और मतलब हमारे जो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे एरिया में काम किया जाना चाहिए। तो सेकंड एमएलए जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स की बहुत ख़राब हालत है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सफिशिएंट काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं कर रही है, मेडिकल स्टाफ अपॉइंट नहीं कर रही है। तो ये उनके एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एमएलए अपने एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपने एरिया की प्रॉब्लम जो है वो असेंबली में लेके आता है, सो दैट उसका कोई सोल्यूशन हो पाए। थर्ड एमएलए है जो है वो एक डिफरेंट एरिया से आ रहा है, तो उन्होंने भी बात करी है कि हमारे यहाँ भी सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर है। वीमेन को 3-4 किलोमीटर्स जो है वो चलना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो इस तरह से मतलब कितने टैंकर्स जो हैं वो आपने इस काम में लगाए हुए हैं, मतलब लोगों में जो पानी की कमी है उसके लिए आपने कितना जो है वो टैंकर्स दिए हैं, या फिर कितने पोन्ड्स जो हैं, वेल जो हैं वो आपने क्लीन करवाए हैं या फिर डिसइंफेक्ट कराए हैं, सो दैट कोई भी बीमारी उनमें ना हो। तो एमएलए 4 जो हैं तो वो रिप्लाई कर रहे हैं, मींस ये सब ओपोजिशन पार्टी वाले हो गए फर्स्ट 3, एंड फोर्थ वन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो उन्होंने कहा कि मेरे कलीग्स जो हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, वाटर टैंकर्स जो हैं वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, हमने ORS पैकेट डायरिया से बचाने के लिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो कर रही है और करेगी भी आगे। तो फिफ्थ एमएलए ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ख़राब फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के पास सफिशेंट एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल्स का, या फिर सफिशेंट डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ प्रॉपर नहीं है। तो मतलब ये वर्स्ट कंडीशन है, और इस सिचुएशन को मतलब इस सिचुएशन से रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो रिप्लाई दिया कि हमारे एरिया में 6 एमएलए ने कहा कि हमारे एरिया में सैनिटेशन का बहुत प्रॉब्लम है, मींस गार्बेज हीप्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट उनको क्लियर नहीं करवा रही है। तो इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया कि हमारे पास तो ऑलरेडी लास्ट गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था, तो हमारे पास पीछे की गवर्नमेंट के भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं और हमारे भी हैं, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ऐसा हमेशा होता है पॉलिटिक्स में कि एक कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, दूसरा उसका एक अदर साइड दिखा देता है कि नहीं जी हमने तो ये बहुत सारे काम किए हैं और लास्ट की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था इसलिए हमारा वर्कलोड बढ़ गया है। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन जो है पॉलिटिक्स। उसके बाद आती है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट।
तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसके पास मतलब लोग जो हैं, जो ओपोजिशन जो है, उनके पास वेरियस चैनल्स हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गवर्नमेंट को बताने के लिए। जैसे मीडिया हाउस है, तो आप डेली न्यूज़ में देखते होंगे कि मीडिया पर्सन जो हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या कुछ कर रही है। तो इस तरह से लोगों के व्यूज़ बताते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या क्या सही कर रही है या क्या सही नहीं कर रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें क्या करना है और क्या हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, या उसमें भी अगर कोई कमियां हैं तो उनको वो पता चलती रहती हैं। तो इस तरह से इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है, बिकॉज मीडिया जो है गवर्नमेंट को रन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मीडिया पॉजिटिवली काम करे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करेगी, और अगर मीडिया थोड़ा मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में होगा तो वो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएगी, मीन्स लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।